इनके जवाहर का, अब्दुल का और आदित्य का और उनके दूसरे सहयोगियों का, संदीप जी का बहुत आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण उत्सव की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। बहुत अच्छा शब्द सोचा है, जश्न, उत्सव। हिंदुस्तान की एकता सचमुच सेलिब्रेट करने की चीज है। जवाहरलाल नेहरू का और उनके जैसे दूसरे नेताओं का, विचारों का योगदान भी सेलिब्रेट करने की चीज है। वो केवल दुखी होने की और केवल ये शिकायतें करने की चीज नहीं है कि सारी चीजों का ले जा करके नेहरू पर डाल दिया जाता है जिम्मा। क्योंकि हम एक ऐसे विचित्र समय में रह रहे हैं कि अब तो हालत ये हो गई है कि एक सज्जन परिवार नियोजन न करने की जिम्मेदारी भी नेहरू और कांग्रेस की बहुत अजब समय है। मेरे 4 बच्चे हो गए क्योंकि कांग्रेस की सरकार करना भी अजीब लगता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे समय में असल में हमें थोड़ा सा नेहरू मृतकों को भी देना चाहिए। क्योंकि देखिए समय बहुत अजीब है। प्रदूषण सारी दुनिया में बढ़ा हुआ है, सारी दुनिया में हिंसा का वातावरण है, रोजमर्रा की हम लोगों की जिंदगी में 50 तरह की समस्याएं हैं, रोजगार की तमाम तरह। उसमें ये लोग अपनी सारी नकारात्मकता के बावजूद थोड़ा बहुत मनोरंजन भी तो प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए तो उनकी तारीफ बनती। अब जैसे ये वक्तव्य अगर आप पढ़ें, मनोरंजन वक्तव्य, इसलिए इसके लिए उनका माननीय सांसद का आभार प्रकट किया जाना चाहिए। ये उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपसे कहा, हिंदुस्तान की एकता महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, और उस लोकतंत्र के निर्माण में, उस लोकतंत्र को लोक मानस का संस्कार बनाने में नेहरू की भूमिका अधिक थी। और ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, इनमें से किसी का भी नेहरू जी ने कोई खेत नहीं काट लिया था, कोई भैंस नहीं खोल ली थी तो ये सुबह से शाम तक नेहरू को कोसते रहे। उसके ठोस वैचारिक कारण, तानाशाही मिजाज की कोई भी राजनीति, लोगों को केवल सत्ता तक पहुंचने का जरिया समझने वाली कोई भी राजनीति नेहरू के साथ बहुत गहरी असुविधा महसूस करेगी। वो अनिवार्य है। नेहरू से चिड़ एक राजनीतिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रोजेक्ट एक तरह की तानाशाही का, एक मेजॉरिटेरियन जिसको कहा जाता है, उसका प्रोजेक्ट है। और नेहरू का प्रोजेक्ट, नेहरू की भारत संकल्पना, उनका आइडिया ऑफ इंडिया बुनियादी तौर से एक लोकतांत्रिक प्रोजेक्ट है। और जैसा बहुत से लोगों को लगता है, उसके सर्वथा विपरीत भारतीय संस्कृति और परंपरा के सर्वथा अनुकूल। बहुत से लोगों को ये लगता है, और दुर्भाग्य से इसमें नेहरू के कुछ प्रशंसक भी शामिल हैं, कि नेहरू का जो सारा मानस था वो यूरोपीय सोच से बना हुआ है। इस पर मुझे 2 बातें कहनी। पहली चीज तो ये कि अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर यूरोपीय सोच का मानस में योगदान इतनी बुरी चीज है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी अंततः यूरोप से है। जिसे हम सेपरेशन पावर कहते हैं वो भी यूरोप से ही आया है। जैसे हम प्रिंटिंग प्रेस और मास मीडिया कहते हैं वो भी यूरोप से ही आया है। इसलिए एक तो ये समझ ही विचित्र है कि किसी चीज के अच्छे या बुरे होने का फैसला किस आधार पर करें तो उसका प्रोवेनियंस क्या है, वो कहां से आए। लेकिन ये जरूर है कि वो आपके अपने समाज की जीनियस के अनुकूल है या नहीं, आपके अपने समाज की प्रतिभा के वो अनुकूल है या नहीं। और इस मामले में नेहरू और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सभी नेता एकदम स्पष्ट थे। नेहरू ने लाहौर में जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ तो उस कांग्रेस का अध्यक्ष ये भाषण देते हुए कहा था कि इस समाज में बहुत दूरगामी परिवर्तन आएंगे, बहुत बदलाव आएगा, लेकिन वो परिवर्तन और बदलाव स्थायी तभी होंगे जब वो भारतीय मेधा, भारतीय प्रतिभा के अनुकूल हो। Only if they are in accordance with Indian genes. इसलिए
भारतीय मेधा के प्रति ऐसी सचेत संवेदनशीलता, ये नेहरू का एक बुनियादी गुण है जिससे बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। दूसरी जो बात मैंने आपसे कही, लोकतंत्र। दोस्तों, इस बात पर आप ध्यान दें कि पिछले कोई 20-25 वर्ष से केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र विरोधी सोच को लोकमानस का हिस्सा बनाने का जैसे एक संगठित प्रयत्न चल रहा है। मेरी इस बात का महत्व आप तब समझेंगे जब एक बार अपने मन में ये याद कर लें कि लोकतंत्र का मतलब केवल संख्याओं का बल नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है संस्थाओं और मर्यादाओं की मान्यता। लोकतंत्र केवल मेजॉरिटी रूल को नहीं कहते, उसे मेजॉरिटी नहीं कहते। लोकतंत्र का मतलब है कि आपकी पार्लियामेंट में पूरी मेजॉरिटी हो फिर भी आप न्यायपालिका में हस्तक्षेप न करें। लोकतंत्र का मतलब है कि आपको जनता का पूरा विश्वास प्राप्त हो लेकिन आप चुनाव आयोग में हस्तक्षेप न करें, संघ लोक सेवा आयोग में हस्तक्षेप न करें, तब लोकतंत्र। और आप देखेंगे इसी के साथ लोकतंत्र केवल गवर्नेंस नहीं, लोकतंत्र भारत या किसी भी देश के समाज में लोगों को निरंतर डेमोक्रेटाइज करने की प्रोसेस है। और आप देखें, याद करें, हमारे अपने समाज में, दुनिया की बात करने का समय नहीं है, लेकिन हमारे अपने समाज में आप देखें पिछले 30-35 साल में और खासकर के पिछले कोई 15-20 वर्ष में किस तरह का कॉमन सेंस, मध्य वर्ग का आदमी हो या गरीब, बड़े सहज रूप से एक जुमला हम लोगों के बीच चलता है कि सारे नेता बेईमान होते हैं। ऐसा है नहीं। मैं भी सौभाग्य से कुछ नेताओं को जानता हूं और वो सब चोर नहीं है, लेकिन सारे नेता बेईमान हैं, सारे नेता चोर हैं, सब मिले हुए हैं। राजनीति अपने आप में गंदी चीज है, राजनीति पर बात नहीं करते जी, हम तो गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी हमने ये स्थिति कर दी है कि एजुकेशन का मतलब हो गया केवल टेक्नोलॉजी और केवल नॉलेज। ना आपको लिटरेचर से कोई वास्ता है, ना फिलोसफी से कोई वास्ता है और ना हिस्ट्री से वास्ता। और बाय द वे सब सब्जेक्ट्स को एकेडमिक्स की जुबान में ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, यानी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ह्यूमनाइज करते हैं, आपको सचमुच नागरिक। लेकिन सचेत प्रयत्न है जैसे आपको रोगों में तब्दील करना, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, कॉस्ट एफिशिएंसी, ये सब शब्दावली हम समझते हैं कि बड़ी निर्दोष है। ये सारी शब्दावली भारी रूप से लोडेड है और इसके लोड बुनियादी तौर से लोकतंत्र के रूप। और इसलिए नेहरू का या लोकतंत्र का उत्सव हम मनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस कॉमन सेंस से अपने आप को मुक्त करना होगा और कोशिश करनी होगी कि दूसरे इस कॉमन सेंस से मुक्त हों कि राजनीति बुरी चीज है, सभी राजनेता चोर होते हैं। इस कॉमन सेंस से हमें अपने आप को मुक्त करना होगा कि एजुकेशन में केवल टेक्निकल कॉम्पिटेंस का मतलब है, ह्यूमैनिटीज का कोई मतलब। हम ये चीजें इतनी सहज रूप से मान चले हैं, हमारे कॉमन सेंस का हिस्सा बन गई है। एक वरिष्ठ पद पर बैठे हुए सज्जन नीति आयोग के उपाध्यक्ष कह देते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार इसलिए असंभव हो गए बिकॉज टू मच डेमोक्रेसी। टू मच डेमोक्रेसी, कब टू मच डेमोक्रेसी होती है? मैं बोलता रहूं, मुझे कोई आशंका ना हो बोलने की, तब डेमोक्रेसी टू मच नहीं होती। लेकिन डेमोक्रेसी तब टू मच होती है जब मेरे घर में काम करने वाली महिला मुझसे कहे कि सर जी इतवार को छुट्टी मुझे भी चाहिए। जब मेरा ड्राइवर ये कहे कि चलने के बाद मुझे रुकेंगे तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे, तब मुझ मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि टू मच डेमोक्रेसी क्या लोग ऐसे करते। हमारे पिताजी के जमाने में तो कोई वजह नहीं थी किसी की प्रॉब्लम। और इसलिए डेमोक्रेसी केवल पॉलिटिकल सिस्टम का सवाल नहीं है, डेमोक्रेसी आपके मानसिक बनावट का सवाल। और ये समझना
तमाम लोकतांत्रिक लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे किसी दूसरी पार्टी के हो। हमें खुद जिन पार्टियों से हम जुड़े हैं, जिन पार्टियों को हम पसंद करते हैं, उनके नेताओं को याद दिलाना होगा कि मेहरबानी करके पॉलिटिक्स को केवल गवर्नेंस तक रिड्यूस करने की आदत छोड़ दीजिए। पॉलिटिक्स के आइडिया कंटेंट को इग्नोर करने की आदत छोड़ दीजिए। एंड ऑफ आइडियाज की बात करने की आदत छोड़ दीजिए, वरना लोकतंत्र नहीं बचा पाएंगे। और ये आप ध्यान रखें कि जो उस तरह की ताकतें हैं वो ऐतिहासिक अनुभवों से हमसे कहीं ज्यादा सीखती। मैंने 2015 में ये बात एक टीवी डिस्कशन में कही थी और बात सुनकर भाजपा के प्रवक्ता तो खैर नाराज हुए ही थे। एंकर महोदय जो गोदी मीडिया के हिस्सा नहीं माने जाते, आई रिपीट, जो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं माने जाते, वो एंकर महोदय भी काफी खिन्न हो गए थे मेरी बात। और मैंने कहा ये था कि वर्तमान प्रधानमंत्री को इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना डिक्लेरेशन के इमरजेंसी जैसा माहौल। वो एंकर बहुत दुखी हुए थे। आज मुझे उम्मीद है कि अगर उन्हें मेरी बात याद आती होगी तो अपना दुखी होना बेतुका रखता होगा, क्योंकि आज स्थिति यह है कि आप एक किताब लिखते हैं और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और प्रदेश का मंत्री ये कह सकता है कि हम आपकी पीएचडी डिग्री वापस करवा दें। आप एक कॉमिक परफॉर्मेंस करते हैं और आपकी जिंदगी नष्ट कर दी जाए। बहुत सी चीजें मुझे पसंद नहीं है। आज स्टैंड अप कॉमिक्स को मैं स्टैंड नहीं कर सकता। ये मतलब नहीं कि जिन चीजों को मैं स्टैंड नहीं कर सकता उन सबको बैन कर दिया। मैं तो बहुत सारे टीवी आने वाले प्रवक्ताओं को भी स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जिन्हें मैं स्टैंड नहीं कर सकता उन्हें भी स्पेस हासिल हो, तब तक जब तक के वो किसी कानून को क्लियर में ना हो। और मुझे उनकी बात अच्छी ना लगे तो मैं अपने कान बंद कर दूं, उनका मुंह बंद करने के लिए सरकार की मदद ना मांगूं। इसलिए दोस्तों, नेहरू जैसे व्यक्ति को सेलिब्रेट करना, जिनके अनेकों किस्से हैं लोकतंत्र प्रेम के, रोजमर्रा के जीवन के, और सरकार चलाते हुए कई अप्रिय फैसले लेने के बावजूद लोकतंत्र के प्रति बुनियादी प्रतिबद्धता के, जिनकी चर्चा आप लोग सुनते रहते हैं। कुछ की चर्चा मैंने अपनी किताब की भूमिका में की है, कुछ जो उसमें नेहरू के बारे में और लोगों ने लिखा है उसमें आपको मिलेगा, और तमाम 50 किताबों में वो आप देखें ना देखें आपकी मर्जी। लेकिन ये ध्यान रखें कि लोकतंत्र में मेरा और आपका सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि जब टू मच डेमोक्रेसी आपको टू मच डेमोक्रेसी लगने लगती है तो आपसे ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है, जैसे आपका बोलना भी टू मच डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और जिस दमन पर आप आज खुश हैं, कल को आप उस दमन के खुश दिखा। और इसलिए लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अजीब तरह के व्यवहार करने लगते हैं, जब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बन जाता है, जब ऊटपटांग ढंग के अपॉइंटमेंट्स होने लगते हैं, जब मीडिया की स्वाधीनता मजाकों का विषय बन जाती है, एक मीडिया चैनल संकट में आता है तो दूसरे मीडिया में बगले बजाते हुए नजर आते हैं, तब ये लोकतंत्र खतरे में है सच में। और ऐसे में नेहरू के निमित्त, नेहरू के जरिए लोकतंत्र को सेलिब्रेट करना, हिंदुस्तान की एकता को, विविधता जिसका अनिवार्य हिस्सा है उसको सेलिब्रेट करना एक निहायत नेक काम है। और इसके लिए मैं हिंद के जवाहर के साथियों को बधाई देता हूँ। मैं एक बात के नेहरू